लोग अक्सर नई आदतें शुरू तो करते हैं, लेकिन उन्हें जारी रखना एक मसला बन जाता है। जी बिल्कुल। आज हम कुछ ऐसी खास क्या कहते हैं तकनीकों पर बात करेंगे जो इसमें मदद दे सकती हैं। ये मालूमात एक ऐसे मवाद से ली गई हैं जो बिल्कुल अमली तरीकों पर, यानी जो तरीके वाकई काम करते हैं, उन पर जोर देता है। बिल्कुल। आज हमारा मकसद 2 ऐसी ताकतवर तहकीक पर मबनी तकनीकों का गहराई से जायजा लेना है जो इरादों को, आपके इंटेंशंस को अमल में बदलने में मदद देती हैं। हाँ, क्योंकि सिर्फ ख्वाहिश करना तो काफी नहीं होता ना। जी नहीं, इसके मुकाबले में ये कई ज्यादा मौसर हैं। और इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल ब्रिटानिया में हुई एक तहकीक है। वहाँ ना एक ग्रुप को सिर्फ तरगीब नहीं दी, बल्कि उनसे कहा गया कि वो तय करें कि कब और कहाँ वर्जिश करेंगे। अच्छा। हाँ, और नतीजा, उनकी कामयाबी की शरह दूसरे ग्रोहों से दुगनी से भी ज्यादा थी। इससे ये बात तो वाज़ेह होती है कि सिर्फ हौसला अफजाई वो काफी नहीं है। सही। तो चले इसी बरतानवी तहकीक को जो 2001 में हुई थी थोड़ा करीब से देखते हैं। इसमें 248 लोग शामिल थे और मकसद था 2 हफ्तों में वर्जिश की आदत डालना। उनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया। ठीक है। पहला ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप। उन्हें बस कहा गया कि आप नोट करें कितनी बार वर्जिश करते हैं। उनमें से तकरीबन 35 से 38% लोगों ने हफ्ते में कम से कम 1 बार वर्जिश की। अच्छा, यानी कोई खास तब्दीली नहीं आई? नहीं। फिर दूसरे ग्रुप को तरगीब दी गई। उन्हें वर्जिश ट्रैक करने के साथ साथ वर्जिश के फायदों पर मवाद भी पढ़ने को दिया गया। तो उनका नतीजा बेहतर रहा होगा? नहीं, हैरानी की बात है कि उनका नतीजा भी बिल्कुल वैसा ही रहा, 35 से 38%। मतलब सिर्फ फायदे गिनवाने से रवैये में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये तो दिलचस्प बात है। तो फिर तीसरा ग्रुप कैसे कामयाब हुआ? उन्हें भी वही तरगीबी मवाद मिला, लेकिन साथ में उनसे एक खास जुमला मुकम्मल करने को कहा गया। कौन सा जुमला? जुमला था, अगले हफ्ते के दौरान मैं दिन को वक्त पर जगह में कम से कम 20 मिनट की भरपूर वर्जिश में हिस्सा लूंगा या लूंगी। अच्छा, तो इन्होंने पहले से मंसूबा बना लिया? जी हाँ। और इस ग्रुप में क्या हुआ? नतीजा बिल्कुल वाज़ेह था। इस तीसरे यानी मंसूबा बंदी वाले ग्रुप में 91% लोगों ने हफ्ते में कम से कम 1 बार वर्जिश की। 91%? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। जी, ये मामूली शरह से दुगना से भी ज्यादा है। ये जुमला जो उन्होंने मुकम्मल किया उसे माहिरीन इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन या इरादे का निफाज कहते हैं। बुनियादी तौर पर ये एक पहले से बनाया गया मंसूबा है कि आप कब और कहां कोई अमल अंजाम देंगे, यानी वक्त और मकाम तय करना। बिल्कुल। ये आदत शुरू करने के 2 सबसे आम इशारों वक्त और मकाम का इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो ये एक तरह से अपने लिए पहले से फैसला कर लेना है कि अमल कब और कहां होगा। क्या इसका कोई मतलब आम फॉर्मूला है जिसे लोग इस्तेमाल कर सकें? हाँ बिल्कुल, उसका आम फॉर्मूला है, जब सूरत हाल X पेश आएगी मैं रद्द अमल Y अंजाम दूंगा या दूंगी। ठीक है। और इसकी तासीर सैकड़ों मुतालात से साबित हुई है। ये मुख्तलिफ अहदाफ पर कायम रहने में मदद देती है, जैसे फ्लू शॉट लगवाने की तारीख और वक्त लिखना। अच्छा। कोलोनोस्कोपी अपॉइंटमेंट का वक्त नोट करना, रिसाइकलिंग करना, पढ़ाई करना, यहाँ तक कि वक्त पर टैक्स अदा करने में भी। वो वोटर टर्नआउट वाली बात भी बड़ी दिलचस्प है कि जब लोगों से पूछा गया कि वो पोलिंग स्टेशन कैसे जाएंगे, किस वक्त जाएंगे, हाँ, कौन सी बस लेंगे, तो उनके वोट डालने का इम्कान बढ़ गया। इससे लगता है कि असल बात यह है कि जो लोग अपनी नई आदत के लिए वक्त और जगह का तयन कर लेते हैं वो उस पर अमल करने में ज्यादा कामयाब होते हैं। ये नुक्ता बहुत अहम है, बहुत अहम। अक्सर लोग समझते हैं कि उनमें ना हौसला अफजाई की कमी है। हाँ, यही लगता है। जबकि हकीकत में वजाहत की कमी होती है। अमल करने का सही वक्त और जगह हमेशा वाज़ेह नहीं होते। जब आप एक इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन बना लेते हैं तो फिर आपको वो क्या कहते हैं मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता। अच्छा जी, इस लम्हे फैसला करने की जरूरत खत्म हो जाती है, बस पहले से तयशुदा मंसूबे पर अमल करना होता है। तो इस हिकमत अमली को अपनी आदतों पर लागू करने का सबसे आसान तरीका क्या है? कोई आसान जुमला? आप बस इस जुमले को मुकम्मल करें, मैं रवैया को वक्त पर मकाम में करूंगागी। चंद मिसालें देखें। जी बताएं। मुराकबा, मैं सुबह 7 बजे अपने किचन में 1 मिनट मुराकबा करूंगा। या वर्जिश, मैं शाम 5 बजे अपने लोकल जिम में 1 घंटा वर्जिश करूंगा।
یا بھڑائی، میں شام 6 بجے اپنے بیڈ روم میں 20 منٹ ہسپانوی پڑھوں گی۔ بالکل، اور اگر عادت شروع کرنے کا وقت یقینی نہ ہو تو ہفتے، مہینے یا سال کے پہلے دن کوشش کرنا بھی ایک اچھا خیال ہے۔ ایک نئی شروعات نا وہ حوصلہ افزا محسوس ہوتی ہے۔ اس وضاحت کا ایک اور فائدہ بھی تو ہے نا؟ شاید اس سے غیر ضروری چیزوں کو نہ کہنا آسان ہو جاتا ہے جو آپ کی توجہ ہٹاتی ہیں۔ بالکل صحیح، جب آپ کو واضح طور پر معلوم ہو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کب کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو نظر انداز کرنا آسان ہو جاتا ہے جو آپ کی توجہ بھٹکاتی ہیں۔ صحیح۔ جب آپ کے خواب یا منصوبے غیر واضح ہوتے ہیں تو دن بھر چھوٹی چھوٹی رعایتیں دینا آسان ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وقت اور مقام اتنا واضح ہو جائے کہ بار بار دہرانے سے صحیح وقت پر صحیح کام کرنے کی خواہش خود بخود پیدا ہو۔ اچھا۔ شاید آپ ورزش کے وقت کے قریب بے چین ہونے لگیں، جیسے جیسن زویگ میں کہا تھا، بالکل ویسے جیسے گھنٹی بجنے پر پاولوف کے کتے کے منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ یہ تو ہوئی امپلیمنٹیشن انٹینشنز کی بات۔ اب ایک اور دلچسپ ٹیکنیک کا ذکر کرتے ہیں جسے ہیبٹ سٹیکنگ یا عادتوں کا انبار کہا جاتا ہے۔ جی، اس کے پیچھے کی کہانی بھی بڑی مزیدار ہے جو فرانس کے مشہور فلسفر ڈینس ڈیڈرو سے جڑی ہے۔ ہاں، ڈیڈرو کی کہانی اس تصور کو سمجھنے میں کافی مدد دیتی ہے۔ ڈیڈرو تقریباً ساری زندگی غربت میں رہے، لیکن 1765 میں ان کی قسمت بدلی۔ کیسے؟ ان کی بیٹی کی شادی قریب تھی اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ اپنے دور کی مشہور انسائکلوپیڈیا کے مصنف تھے۔ اچھا۔ جب روس کی ملکہ کیتھرین دی گریٹ کو ان کی مالی مشکلات کا پتہ چلا تو انہوں نے ڈیڈرو کی لائبریری ایک بڑی رقم میں خریدنے کی پیشکش کی۔ یہ رقم آج کے حساب سے $1.5 لاکھ سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ او واہ! اس رقم سے ڈیڈرو نے نہ صرف بیٹی کی شادی کی بلکہ اپنے لیے ایک بہت خوبصورت سرخ رنگ کا چوغا بھی خریدا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے کہانی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ وہ چوغا اتنا شاندار تھا کہ ڈیڈرو کو فوراً احساس ہوا کہ یہ ان کی باقی معمولی چیزوں کے ساتھ بالکل بے میل لگ رہا ہے۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ انہیں محسوس ہوا کہ اس نئے چوغے کے بعد ان کے گھر کی ہر چیز پرانی اور کمتر لگ رہی ہے۔ اوہو، تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ اسی احساس نے انہیں اپنی دوسری چیزوں کو بھی اپ گریڈ کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے اپنا قالین بدلا، گھر میں مہنگی مورتیاں رکھیں، ایک نیا آئینہ لگایا، بہتر کچن ٹیبل خریدی اور اپنی پرانی کرسی کو چمڑے کی کرسی سے تبدیل کیا۔ مطلب ایک خریداری دوسری خریداری کا سبب بنتی گئی۔ بالکل، اسی رجحان کو ڈیڈرو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ڈیڈرو ایفیکٹ جی، یہ کہتا ہے کہ ایک نئی چیز خریدنا اکثر خریداری کے ایک ایسے سلسلے کو جنم دیتا ہے جو مزید خریداریوں کا باعث بنتا ہے۔ یہ عام زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ نیا سوٹ لیا تو میچنگ جوتے اور ٹائی بھی چاہیے۔ ہاں، یا نیا صوفہ لیا تو پورا کمرہ دوبارہ سجانے کا خیال آ گیا۔ بالکل۔ تو یہ ڈیڈرو ایفیکٹ، اس کا ہماری عادتوں سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق انسانی رویے کے ایک بنیادی پہلو سے ہے، وہ یہ کہ ہمارا اگلا عمل اکثر اس عمل پر مبنی ہوتا ہے جو ہم نے ابھی مکمل کیا ہے۔ مثال کے طور پر باتھ روم استعمال کرنے کے بعد ہاتھ دھونا ایک عام بات ہے۔ جی۔ ہاتھ دھو کر شاید گندا تولیہ نظر آ جائے جسے دھونے کے لیے ڈٹرجنٹ شاپنگ لسٹ میں شامل کرنا پڑ جائے۔ مطلب کوئی بھی رویہ الگ تھلگ نہیں ہوتا، ہر عمل اگلے رویے کے لیے ایک اشارہ، ایک کیو بن جاتا ہے۔ اچھا، تو ہم اس چین ری ایکشن کو، اس تسلسل کو اچھی عادتوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ یہی ہیبٹ سٹیکنگ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایک موجودہ عادت کی نشاندہی کریں جو آپ پہلے سے روزانہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر اپنے نئے رویے کو اس کے فوراً بعد کرنے کے لیے سٹیک یعنی جوڑ دیں۔ یہ اصل میں امپلیمنٹیشن انٹینشن کی ہی ایک خاص شکل ہے۔ اچھا، کیسے؟ یہاں نئے رویے کو کسی خاص وقت یا مقام کے بجائے ایک موجودہ عادت سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ طریقہ BJ Fogg نے اپنے ٹائنی ہیبٹس پروگرام میں پیش کیا تھا۔ تو اس کا فارمولا کیا ہوگا؟ بہت آسان لگتا ہے۔ بہت سادہ، موجودہ عادت کے بعد میں نئی عادت کروں گا۔ جی۔ اس کی کچھ مثالیں دے سکتے ہیں روزمرہ کی زندگی سے۔ جی بالکل۔ جیسے ہر صبح کافی کا کپ ڈالنے کے بعد میں 1 منٹ مراقبہ کروں گا۔ اچھا۔ یا کام سے واپسی پر جوتے اتارنے کے بعد میں فوراً ورزش کے کپڑے پہنوں گا۔ ایک اور مثال؟
रात के खाने के लिए बैठने के बाद मैं एक ऐसी चीज कहूंगी जिसके लिए मैं आज शुक्रगुजार हूं। बिल्कुल, असल नुक्ता ये है कि अपने मतलूबा रवैये को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जो आप पहले ही रोजाना करते हैं। ठीक है। जब आप इस बुनियादी ढांचे में महारत हासिल कर लें तो आप छोटी आदतों को एक साथ जोड़कर बड़े स्टैक्स भी बना सकते हैं। ये डिडरोट इफेक्ट का एक मुस्बत इस्तेमाल है। यानी एक आदत के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। जी, मसलन सुबह की रूटीन हो सकती है। कॉफी बनाने के बाद मैं 60 सेकंड मुराकबा करूंगा। मुराकबे के बाद मैं दिन की टू डू लिस्ट बनाऊंगा। लिस्ट बनाने के बाद मैं फौरन पहला काम शुरू करूंगा। और ये मौजूदा रूटीन के बीच में भी फिट हो सकता है। जैसे अगर कोई रोज बिस्तर ठीक करके नहाता है और रात को पढ़ने की आदत डालना चाहता है। हाँ बिल्कुल, वो अपनी रूटीन को ऐसे बदल सकता है: उठना, बिस्तर ठीक करना, अपने तकिए पर एक किताब रखना, नहाना। अच्छा। अब हर रात जब वो बिस्तर पर जाएगा तो किताब वहां उसका इंतजार कर रही होगी। हैबिट स्टैकिंग आपको मुस्तकबिल के रवैये की रहनुमाई के लिए सादा उसूलों का एक सेट बनाने की इजाजत देता है। कुछ आम हालात के लिए भी स्पेसिफिक स्टैक्स बनाए जा सकते हैं ना, जैसे बाहर जाते वक्त या खरीदारी करते वक्त। हाँ, मिसाल के तौर पर जब मैं सीढ़ियां देखूंगा तो लिफ्ट के बजाय उन्हें इस्तेमाल करूंगा। अच्छा। जब मैं कोई नई चीज खरीदूंगा तो कोई पुरानी चीज दे दूंगा। एक अंदर एक बाहर। ये मिनिमलिज्म वाला उसूल है। जी। या जब फोन बजेगा तो जवाब देने से पहले एक गहरी सांस लूंगा और मुस्कुराऊंगा। और वो भूलने वाली आदत के लिए? हाँ, जब किसी आवामी जगह से निकलूंगा तो मेज और कुर्सी चेक करूंगा कि कुछ पीछे ना रह गया हो। ये तो बहुत मुफीद है। लेकिन हैबिट स्टैकिंग को मौसर बनाने के लिए सबसे अहम चीज क्या है? क्या ख्याल रखना चाहिए? सबसे अहम है सही इशारे, यानी क्यू का इंतखाब करना। सही इशारा? जी, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन में वक्त और मकाम वाज़ेह तौर पर बताया जाता है, लेकिन हैबिट स्टैकिंग में ये इशारा के अंदर पोशीदा होता है। आप अपनी रोजमर्रा की रूटीन में आदत को कब और कहां शामिल करते हैं, इससे बड़ा फर्क पड़ सकता है। जैसे अगर सुबह बहुत मसरूफ और अफरा तफरी वाली होती हैं तो शायद मुराकबे के लिए ये सही वक्त ना हो। आपको कोई पुरसुकून लम्हा ढूंढना होगा। ठीक है, और इशारे की फ्रीक्वेंसी भी अहम होगी है ना, मतलब कितनी बार वो होता है। बिल्कुल। अगर आप कोई आदत रोजाना करना चाहते हैं तो उसे ऐसी आदत से जोड़ना होगा जो रोजाना होती हो। तो सही इशारा कैसे ढूंढा जाए? इसके लिए अपनी मौजूदा रोजाना की आदतों की एक फहरिस्त बनाना मुफीद हो सकता है, जैसे बिस्तर से उठना, ब्रश करना, नाश्ता करना वगैरह। और वो वाकयात जो रोजाना होते हैं, सूरज का तुलू होना, टेक्स्ट मैसेज आना वगैरह। इस फहरिस्त से आपको वो लम्हात मिल सकते हैं जहां नई आदत फिट हो सकती है। लेकिन अगर इशारा वाज़ेह ना हो तो क्या मसला हो सकता है? मसला ये है कि अगर इशारा गैर वाज़ेह हो तो अमल करना मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर, जब मैं लंच ब्रेक लूंगा मैं 10 पुशअप्स करूंगा। ये सुनने में ठीक लगता है। हाँ। लेकिन लंच ब्रेक कब शुरू होता है, कहाँ पुशअप्स करने हैं, ये वाज़ेह नहीं। तो बेहतर क्या होगा? इसकी बेहतर शक्ल क्या होगी? बेहतर वर्जन होगा, जब मैं लंच के लिए अपना लैपटॉप बंद करूंगा मैं अपनी डेस्क के पास 10 पुशअप्स करूंगा। अच्छा, अब बिल्कुल वाज़ेह है। जी, अब गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो गई। इशारा जितना मखसूस और फौरी तौर पर काबिल अमल होगा उतना ही बेहतर है। दरवाज़ा बंद करने के बाद, ब्रश करने के बाद, मेज़ पर बैठने के बाद वजाहत जितनी ज़्यादा होगी, अमल करने का वक्त आने पर इशारे को महसूस करने का इम्कान उतना ही बेहतर होगा। तो हमने देखा कि रवैये की तब्दीली का पहला कानून है उसे वाज़ेह बनाओ, और इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस और हैबिट स्टैकिंग इसे अमली जामा पहनाने के 2 बेहतरीन तरीके हैं। बिल्कुल। खुलासा ये है कि हमने 2 अहम हिकमत अमलियों पर बात की। जी। पहली, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसका फॉर्मूला है, मैं रवैया को वक्त पर मकाम में करूंगा। ये नई आदत को एक मखसूस वक्त और मकाम से जोड़ता है। ठीक है। दूसरी, हैबिट स्टैकिंग। इसका फॉर्मूला है, मौजूदा आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। ये नई आदत को एक पहले से मौजूद रोजाना की आदत से जोड़ता है। ये दोनों तरीके इरादों को, जो अक्सर धुंधले ख्यालात होते हैं, उन्हें ठोस अमली मंसूबों में बदलने में मदद करते हैं। जी हाँ, और आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। अब जबकि ये
हिकमत अमलियां आपको कब और कहां अमल करना है उसके लिए एक वाज़ेह मंसूबा फराहम करती हैं, तो ज़रा गौर करें कि आपकी नई आदत का वो छोटा से छोटा मुमकिना वर्जन क्या हो सकता है जिसे आप इन फ्रेमवर्क्स को इस्तेमाल करते हुए शुरू कर सकते हैं। अच्छा, यानी शुरुआत बहुत छोटी हो? जी, मकसद ये है कि मुश्किल दिनों में भी तसलसल को यकीनी बनाया जा सके, चाहे शुरुआत बहुत मामूली ही क्यों ना हो। ये छोटी शुरुआत के तसव्वुर को उन ताकतवर ढांचों से जोड़ता है जिन पर हमने आज बात की।